स्टार्ट करते हैं गाइस डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखने में बहुत थोड़ा सा अंतर है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे अपन करते थे ना कि अगर मान लो आपको लिखा है इंटीग्रल एक्स डी एक्स, क्या लिखा है, इंटीग्रल एक्स डी एक्स लिखा है सपोज, तो ये तो हमें पता है इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x² + c की वजह से अपन क्या बोल देते हैं, इनडेफिनेट है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअली कौन सा फंक्शन है। बेसिकली वी आर हैविंग फैमिली ऑफ कर्व्स है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी लिमिट लगा दूं सपोज 1 से 2, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या बन गया, डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पर देखो दिस इज इंटीग्रल इंटीग्रल x dx हमारा बन गया x²/2, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 1 से 2, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4/2 - 1/2 3/2, दिस इज 3/2। तो आप यहाँ पे देखो डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या दिया, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया, ठीक है। इसको अगर अपन जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल a to b fx dx, वो क्या है, इसका मान लो इंटीग्रल सपोज gx है, तो अब आप क्या रखोगे, a से b लिमिट लगाओगे, g of b - g of a। अगर कोई ऐसा बोलता है कि g of x + c क्यों नहीं लिखा सर, तो डेफिनेटली आप g of x + c लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देखो gx + c अगर आपने लिखा तो ये हो गया हमारे पास a से b, फिर से रखोगे g of b + c है ना, माइनस ऑफ, फिर a आपने रखा है यहाँ पर, तो ये बना हमारे पास g of a + c, ये c आपका कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर कितना आया, g of b - g of a। तो c आपने चाहे लिखा या नहीं लिखा है ना, आपको फाइनल आंसर सेम आने वाला है, g of b - g of a, ठीक है। a और b अपन क्या बोलते हैं, लिमिट्स बोलते हैं, इंटीग्रल की लिमिट्स किसके रेस्पेक्ट में, जो आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, जो d के साथ लिखा हुआ है, दैट इज इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। तो यहाँ पर ये जो लिमिट लगी है a और b, वो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में है ना, तो लिमिट्स आर विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, बहुत स्टूडेंट को, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। वैसे अभी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से गहराई तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस बबली, प्रोबेबिलिटी भी होगा है ना, प्रोबेबिलिटी कैलकुलस के बाद अपन करेंगे, डोंट वरी। यस मयंक, हेलो हेलो जयंत। चलो तो यहाँ पर अभी देखो, a अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, इंटीग्रल की लोअर लिमिट, b अपन बोलते हैं इंटीग्रल की अपर लिमिट, ठीक है। और एक और चीज ये नोट वाला है, fx जो होता है वो दैट शुड बी कॉन्टिन्यूस इन दैट इंटरवल है ना, जिस इंटरवल में आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहे हो किसी फंक्शन का, तो उस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इस चीज को अभी अपन थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो फॉर द टाइमिंग थोड़ा पेशेंस रखो इसके लिए है ना। चलो तो यहाँ पर अगर अपन देखें डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअली क्या है, जैसे अपन ने इनडेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है ना। अच्छा, यहाँ पर अपने पास डेफिनेट इंटीग्रल मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल अपन ने देखा था, फैमिली ऑफ कर्व्स। डेफिनेट इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। उसको देखने से पहले अगर मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, सपोज 0 to 1 लिया, x³ dx लिया है ना, ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे, अच्छा आप ही लोग कमेंट करके बताओ, देखें एक बार कि मतलब डेफिनेट इंटीग्रल आप क्या सोचते हो, आपके अकॉर्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। तब तक अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक इंटीग्रल्स देखते हैं। 0 to 1 x³ dx, अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, x⁴/4 बोलोगे, 0 से 1 सिंप्लीफाई करोगे, 1 रखा 1/4, 0 रखा 0, तो कितना आया, 1/4 आया। इसका वैल्यू कितना आया, 1/4 आया। यस, मयंक का बोलना है सर एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, प्लस माइनस भी करके कुछ लिखा हुआ है। और बाकी लोग बताएं कि आप लोग क्या समझते हो कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा -1 to 0 x³ dx, तो ये क्या बन गया, x⁴/4 कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक, ठीक है।
ये हो गया 0 रखा, माइनस रखा हमने, तो अगेन ये कितना आ गया माइनस ऑफ 1/4, तो ये कितना आ गया भाई -1/4, ठीक है। हाँ, दीपक ने भी बताया वैल्यू इंडेफिनेट। देखते हैं, अगर मान लो मैंने -1 से 1x³ इंटीग्रेट किया तो ये कितना आया x⁴/4, कहाँ से कहाँ -1 से 1। एक बार 1 रखोगे तो 1/4 आया, एक बार -1 रखोगे तब भी 1/4 आया, लेकिन कुछ ऐसा बन गया। तो यहाँ पर आप देखो तो ये हो गया हमारे पास 0, है ना। एक चीज़ तो यहाँ पे ये नोट करने लायक है कि किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल आपको वैल्यू पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है और ज़ीरो भी दे सकता है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग अब आते हैं अपन इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर। ज़्यादातर लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो ये बोलते हैं कि एरिया अंडर द कर्व, जैसा अभी एक दो स्टूडेंट ने भी बताया था, प्रत्युष सम ऑफ एरिया अंडर द कर्व, वो देखते हैं सम ऑफ एरिया नहीं, बेसिकली उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपके टर्म में। हाँ, तो सरीका या क्रैश कोर्स भी होंगे बाद में। तो यहाँ पर आप देखो कि यार ये x³ dx 0 से 1 में इंटीग्रल ये क्या दे रहा है। x³ का ग्राफ हमारे पास ऐसा कुछ होता है, दिस इज y = x³। 0 से 1 की अगर आप बात करो तो ये जो रीजन है, ये जो एरिया है ना, वो आपको दे रहा है 1/4। ये जो रीजन है ना, दैट इज 1/4। अच्छा यस सचिन, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, -1 से 0 की अगर अपन बात करें, -1 से 0 की, ये रहा -1, ये रहा 0, तो -1 से 0 अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया आपने तो कितना आया ये -1/4। अब जो लोग ये बोल रहे थे कि एरिया देगा, तो भाई एरिया तो पॉजिटिव होता है, एरिया तो पॉजिटिव होता है ना, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। एरिया पॉजिटिव होता है, 0 होता है ना, एरिया यहाँ पे कैसा है, ये तो पॉजिटिव। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल जो दिया वो -1/4 दिया, माइनस साइन के साथ आया। माइनस साइन के साथ इसलिए आया क्योंकि ये एरिया आपका एक्स एक्सिस से नीचे लाया कर रहा है। जब एक्स एक्सिस से ऊपर आएगा तो ये आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, जब एक्स एक्सिस से नीचे आएगा तो ये आपको एक नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना। तो एल्जेब्रिक के लिए अपने को आंसर देना है, एल्जेब्रिकली अपने को आंसर देना है। पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ, नेगेटिव है तो नीचे है तो माइनस साइन के साथ आपको आंसर देना है। यहाँ पे देखो -1 से 1, -1 से 1 अगर आपने ऑब्जर्व करोगे तो ये रहा हमारे पास, दिस इज -1, दिस इज 1। तो ये पार्ट और ये पार्ट आप क्या बोलोगे, ये एरिया विद नेगेटिव साइन और ये एरिया विद पॉजिटिव साइन। और ये चूंकि ऑड फंक्शन है तो जितना एरिया ये है उतना एरिया ये, तो ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ सम कितना आ गया 0, है ना। -1/4 + 1/4 क्या है 0। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है आपको, एल्जेब्राइक सम ऑफ एरियाज देता है ना, ना कि एरिया देता है ना। तो एल्जेब्राइक सम ऑफ एरियाज देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रल f(x)ds रिप्रेजेंट्स एल्जेब्राइक सम ऑफ एरियाज, है ना। और ये जो एल्जेब्राइक टर्म है इसका तो स्पेशली आप ध्यान रखोगे ही रखोगे, एल्जेब्राइक सम ऑफ एरियाज, ठीक है। तो जैन वो क्वेश्चंस अपन करेंगे एरिया अंडर द कर्व में x² √y/dx, है ना। चलो तो यहाँ पर अपन देखते हैं अगला एक नोट का पॉइंट है, बहुत ही प्यारा पॉइंट है यहाँ पर। तो देखो क्या बोल रहा है ये, इंटीग्रल a to b f(x) dx अगर आपका 0 है देन द इक्वेशन f(x) = 0 हैज़ एटलीस्ट वन रूट इन a to b प्रोवाइडेड f इज कॉन्टिन्यूस इन a to b। इसको समझने के लिए हमारे पास ये देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला, -a से a f(x) dx अगर सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया 0। x³ कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना। ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस। -a से, या फिर अपन ऐसा बोलें कि a से b में किसी फंक्शन, किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया और वो आपको अगर इंटीग्रल 0 दे देता है तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये कहीं ना कहीं इस a से b के बीच में 0 बन रहा होगा, ठीक है। क्या देखो यहाँ पे ऐसा है क्या, -1 से 1 में अपने को ये तो 0 आया था, -1 से 1 में f(x) देखो 0 बन रहा है, कहाँ पर 0 पर 0 बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, इंटीग्रल a to b f(x) dx 0 देन द इक्वेशन f(x) = 0
has at least one root in a to b provided f is continuous in a to b। कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा जहाँ पर वो क्या है आपका 0 बन रहा है उस इंटरवल में। बहुत ही प्यारी चीज़ है ये, इसको ध्यान रखना है ना। एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर होगा, एक बार ट्राई करो, एक बार आप ही ट्राई करो, ठीक है। वेलकम ऋतिक, वेलकम टू सीपी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ऋतिक तो पहले सब्सक्राइब आप कर लो, क्योंकि जब भी कोई भी क्लास लगेगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन आप दबा के रखो। और जो भी कोर्सेज हैं आपके हमारे जो करियर पॉइंट के, वो आपको ई करियर पॉइंट ऐप पर जरूर मिल जाएंगे, तो ई करियर पॉइंट ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना। जो भी आज हम पढ़ रहे हैं वो भी आपको नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएगा। यस नीतीश, क्या बोल रहे हो? आज IPL फाइनल है। चलो IPL तो मैं अभी इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके आप कर सकते हो, एक रॉलेस थ्योरम से भी कर सकते हो। फिलहाल अभी आप जो है ऐसा करो, ऐसा कुछ करने की कोशिश करो, है ना। चलो अच्छा है सचिन, देखो मैं तो पूरी चीज़ें कवर कर रहा है ना। तो इंटीग्रेशन कर दो सर 0 से 1 में फंक्शन का। यस मयंक, बिल्कुल वैसा ही करना है। क्या आपने कर लिया वैसा कुछ? सर अपर लिमिट कौन सा लें? अरे ये रहा ना, देखो इसने क्या बोला है, ये fx इक्वल टू 0 मस्ट हैव ए वन रूट इन 0 to 1। इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर इंटीग्रल fx dx 0 to 1 में 0 आ जाए, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, fx इक्वल टू 0 विल हैव एटलीस्ट वन रूट इन दैट इंटरवल। आंसर 12 है। अरे नीतीश, इसका मतलब अब क्वेश्चन आपने सही से पढ़ा ही नहीं है। हमें क्या करना है, प्रूव दैट करना है। आपने तो कौन सा आंसर 12 निकाला है। चलो दीपक का हो गया, बहुत अच्छे। सॉल्व करना है, स्टार्ट करें गाइस। चलो हाँ अच्छा है सचिन। दिस इज 0 to 1 मैं क्या कर रहा हूँ, इसको fx लिया, x² प्लस बी एक्स प्लस सी dx। इसको आप इंटीग्रेट करके देखो एक बार, तो यहाँ पर वेक्टर भी आएगा ऋतिक, डोंट वरी। जयंत गड़बड़ हो गया, कोशिश करो गड़बड़ ना हो, सही आंसर निकालो। तो यहाँ पर दिस इज ax³ बाई 3 प्लस bx² बाई 2 प्लस cx, है ना। कहाँ से कहाँ, 0 to 1 अपने को इंटीग्रेट करना है। तो क्या रखोगे पहले, जे हैक्स का भी हो गया। चलो जे हैक्स, भाई कोशिश करो कि आप अपने रियल नेम्स आप अपने रखें, है ना। जे हैक्स क्या है भाई, दिस इज a/3 प्लस b/2 प्लस c। 0 रखोगे तो ये 0 हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, ये 2a प्लस 3b प्लस 6c, है ना, अपॉन 6, ऐसा ही तो लिखा है। और ये चीज़ तो हमें दिया हुई है, ये चीज़ तो हमें दिया हुआ ही है, कितना है 0, तो ये क्या हो गया 0। तो अपन ने क्या देखा, इंटीग्रल a to b fx dx अगर 0 है, प्रोवाइडेड fx कॉन्टीन्यूस, मतलब fx हमारा कॉन्टीन्यूस है, क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ना, ये चीज़ आपका 0 है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये आपका 0 होगा ही होगा, कम से कम एक x के लिए 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं गाइस। अगला बड़ा ही प्यारा नोट है, इफ़ fx आपका पॉजिटिव है या 0 है a से b के बीच में, देन इंटीग्रल a to b fx dx कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं करना था जयंत। चलो तो सचिन आपका स्टेटमेंट पढ़ लिया मैंने, अच्छा है। तो दिस इज, हाँ क्या बता रहा था मैं, ये रहा, देखो अगर मान लो कोई फंक्शन है fx, वो थ्रू आउट द इंटरवल आपका अगर पॉजिटिव है a से b में, है ना, तो जो ये रीजन आएगा वो क्या आएगा, एरिया आएगा, जो भी आएगा कुछ वैल्यू आएगा। और चूंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये चीज़ नीचे होता तो हमारा आंसर नेगेटिव आता, ये ऊपर है तो आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लो ये 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वही चीज़ ये बोल रहा है
अगर आपका एफ एक्स पॉजिटिव है या ज़ीरो है किसी इंटरवल में, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव एरिया आएगा या जीरो एरिया आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे गया ही नहीं ना, वो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज ही तो रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत काम की है, बहुत अपने को यूज़फुल होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक क्वेश्चन -1 to 1 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एल एन एक्स। तो मैं कुछ बताऊं उससे अच्छा है कि आप ही लोग एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी से और लेट मी नो योर आंसर्स। सर हाउ टू मेक नोट्स विथ लाइव क्लास। यस सचिन, तो आपका डाउट बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा अगर क्लास मतलब क्लास के साथ नोट्स बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको जो जो काम की चीज़ें, या जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो वो तो आपका साइमल्टेनियसली नोट्स बन ही रहा है ना, तो बाकी जो चीज़ें बची है वो आप क्या कर सकते हो, जब PDF आपको मिलेगा तो उससे आप कॉपी कर सकते हो बाद में। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि जो PDF मिला आपने उसका प्रिंट आउट लिया और जो चीज़ें आपने अलग से लाइव लेक्चर में लिखी थी वो चीज़ें आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, है ना, वो भी है। -1 to 1 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एल एन एक्स। क्या हुआ दीपक, क्या नहीं समझ में आया? अरे कहाँ चला गया ये? -1 to 1 दिस। हेलो विक्रम, विक्रम थोड़ा सा लेट हो गया आज, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा विक्रम डेली आ जाता है, आज दिखाई नहीं दे रहा। भास्कर, यस भास्कर भी हियर, यहीं है, बढ़िया। चलो इसका आंसर निकाल लो भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना, गलत नहीं होना चाहिए यार, है ना। विक्रम का 0 आंसर आया, गलत नहीं होना चाहिए। नीतीश का आंसर 5 आ रहा है। नीतीश आपने तो प्रूव दैट वाले में भी आंसर निकाल दिया था। सॉल्व करें क्या? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो लिमिट्स होती है इंटीग्रल की वो किसके रेस्पेक्ट में होती है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो डी के साथ लिखा आता है, जैसे dx dt है ना, तो tx इस टाइप से। तो यहाँ पर ये जो लिमिट्स है -1 and 1 दे आर विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल दैट इज ln x। ठीक है, चलो उस पर मैं आता हूँ अभी। फिलहाल ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ वो क्या गलती करते हैं। ठीक है, इसको मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर डी ऑफ एल एन एक्स। डी ऑफ एल एन एक्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स क्या लिखोगे, 1/x इंटू डी एक्स, है ना। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्स डी एक्स। इसको आपने लिखा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर लिखा -1 से 1, एक बार 1 रखा, एक बार -1 रखा, तो ये कितना बन गया भाई, 0 बन गया। तो ये चीज़ गलत है ना, ये चीज़ जो है वो गलत है, ये चीज़ गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अपन देखो फाइनली जो लिमिट्स रख रहे हैं ना -1 और 1, किसके लिए रख रहे हैं, x के लिए रख रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें जो -1 and 1 जो लिमिट्स थी वो किसकी थी, ln x की थी। तो यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो अपन को आप एक काम ये कर सकते हो कि ln x को या तो t ले लो, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा और अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो कि डी ऑफ एल एन एक्स से, मतलब इस तरह से अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, है ना, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, एक्स की वैल्यू रखना है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ देखो, सॉरी इसको हटा देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x dx। चलो यहाँ तक तो सही है, लेकिन लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट हमें किसकी रखनी है, dx है ना, तो x की रखनी है। यहाँ पे किसकी रखी हुई है, -1 and 1 ln x की। तो ln x बोल रहा है -1, तो x बताओ क्या हुआ, 1/e हो गया। तो यहाँ पे x क्या है, 1/e। इसी तरह से ये ln x की लिमिट है 1, तो x कितना है भाई, e है, तो यहाँ पे e रखना पड़ेगा अपन x के रेस्पेक्ट। ठीक है, यस जैन सही बोल रहे हो, ln x को t लिया। सचिन लिमिट चेंज करना होगा, सही बोला है ना। तो ये x कैंसिल हो गया, नाउ एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ, 1/e से e, तो कितना हो गया, e² बाई 2
माइनस ऑफ 1/e रखोगे तो 1/e² और ये 2 तो था ही। दिस इज योर आंसर, ज़ीरो आंसर नहीं है, दिस इज योर आंसर। हेलो शशि, है ना? तो ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है, छोटू सा है लेकिन गलती करवा देता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। -1 डी बाई डी ऑफ एक्स कॉट इनवर्स 1/x, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो, देखें आंसर कितना आता है इसका। भास्कर का आंसर आ रहा है π/2, देखते हैं। सब लोग निकाल लो भाई इसका आंसर, सब लोग सॉल्व कर लो। एक का ही बस आंसर आया भास्कर का, बाकी लोग आई थिंक सॉल्व कर रहे हैं अभी। चलो सॉल्व कर लेते हैं, है ना? यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये क्या करवा रहा है आपसे, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करवा रहा है, आपने डिफ्रेंशिएट किया, फिर क्या करवा रहा है ये, फिर इंटीग्रेट करवा रहा है, इंटीग्रल का साइन है ना, फिर आपसे इंटीग्रेट करवा रहा है, फिर वो क्या करवा रहा है, लिमिट रखवा रहा है। तो अपन पहले डिफ्रेंशिएट करें फिर इंटीग्रेट करें, तो उससे अच्छा ना कि उसको एज इट इज़ लिख दें। नहीं समझे क्या बोला? देखो मान लो ऐसा लिखा है d/dx ऑफ, अगर ये लिखा है कि x², है ना, तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर से कितना आया ये इंटीग्रेट करने के बाद x², है ना? तो ये चीज़ तो वापस एज इट इज़ आ गई ना। तो अपन डिफ्रेंशिएट करें फिर इंटीग्रेट करें तो इससे अच्छा है ना कि अपन इस चीज़ को वापस एज इट इज़ ही लिख देते हैं और यहाँ पे क्या रख देते हैं, लिमिट रख देते हैं -1 से 1। तो कॉट इनवर्स 1 हो गया हमारे पास, कितना हो गया π/4, कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1, कई लोग तो ये भी गलत लिख देते हैं, -π/4 मत लिख देना। कॉट इनवर्स x का रेंज होता है ना 0 to π होता है हमारे पास, तो दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे 3π/4, π/4 माइनस 3π/4, कितना आ गया ये -π/2 आ गया। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, मतलब कई लोग ऐसे मिस्टेक भी करते हैं, बहुत लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? अपन ने क्या बोला कि यार -1 में से 1 में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट किया, तो अपन ने यहाँ से ऑब्जर्व किया था, तो अपन ने x² था तो x² आया, तो कॉट इनवर्स 1/x है तो ये चीज़ आ गई। लेकिन ये आप ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि -1 से 1 में आप डिफ्रेंशिएशन तभी कर सकते हो जब वो फंक्शन कैसा हो, डेरिवेबल हो। लेकिन 0 पर तो फंक्शन कैसा है, नॉन डेरिवेबल, है ना? तो ये फंक्शन, यस देखो भास्कर ने ऐसे ही किया, तो ये फंक्शन जो है आपका नॉन डेरिवेबल है, तो इसका मतलब ये ऐसे डिफ्रेंशिएट होके फिर इंटीग्रेट हुआ, मतलब वो गलत है ना? डिफ्रेंशिएट तो आप कर ही नहीं सकते ना, इंटीग्रेबल ही नहीं है, मतलब डिफ्रेंशिएबल ही नहीं है फंक्शन, तो आपको 0 पर ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सही क्यों है? x² तो ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएबल फंक्शन है, तो वहाँ तो कोई लफड़ा लोचा है ही नहीं, लफड़ा यहीं पर है ना।
तो अपन क्या करेंगे, 0 पर ब्रेक कर देंगे, फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको लिखो -1 to 0 d/dx ऑफ cot इनवर्स 1/x, ठीक है। हाँ देखो उसने मयंक ने भी ऐसा ही कुछ किया, पता है वो कई लोग करते हैं ऐसा। दिस इज 0 to 1 d/dx ऑफ cot इनवर्स 1/x dx, है ना, ऐसा कुछ है। अच्छा यहाँ पर अपन इस 0 को ऐसा लिख सकते हैं 0 माइनस, भाई -1 से 0 ना, तो मतलब 0 -1 से अपन जा रहे हैं 0 को, है ना, तो 0 को अप्रोच किया अपन ने माइनस साइड से। इसी तरह से अपन 0 से 1 जा रहे हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में देख रहे हैं, तो 0 प्लस की अपन बात कर रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होना। 0 इसलिए नहीं लिखा, या लिख भी सकते हो वैसे, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे 0 हो नहीं सकता ना, इसलिए 0 प्लस या 0 माइनस इसलिए लिखा है। तो यहाँ पर आप देखो भाई -1 से 0 माइनस के लिए cot इनवर्स 1/x तो डेरिवेबल फंक्शन है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 0 वाला पॉइंट दिक्कत वाला था, उसको अपन ने उड़ा दिया, तो अब यहाँ पे कोई समस्या है ही नहीं। तो इसको क्या लिख दो, cot इनवर्स 1/x, कहाँ से कहाँ, -1 से 0 माइनस, प्लस इसको भी आप लिखो cot इनवर्स 1/x, किधर से किधर चिपकाओगे, 0 प्लस से 1। ये अच्छा क्वेश्चन है ये ना। तो यहाँ पर आप देखो ग्राफ आना चाहिए सर, इसमें तो नहीं मयंक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, इसके ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वैल्यूज़ बस पता हो, ठीक है। अब यहाँ पे 0 माइनस रखोगे तो 0 माइनस का मतलब है कि 0 से जस्ट छोटी वैल्यू जो कि नेगेटिव होगी, तो cot इनवर्स 1/0 नेगेटिव साइड में, तो कितना हो गया, cot इनवर्स -∞, है ना। हाँ मयंक, वैल्यूज़ के लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो cot इनवर्स -∞, ठीक है। cot इनवर्स का ग्राफ चलो इधर बना देते हैं अपन, cot इनवर्स x का ग्राफ, ये अपन ने सीखे हुए ही हैं ग्राफ सारे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है अच्छे से, है ना। जिसको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकता है, पूरे लेक्चर्स आपको अवेलेबल है। दिस इज 0 to पाई, हाँ मैंग फिर आपने सही बोला अगर इसके लिए बोला था तो, ठीक है। दिस इज 0 to पाई, ये हो गया हमारे पास π/2, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ये यहाँ पे रखोगे cot इनवर्स 1/0 माइनस हो, फिर भी -1 रखा तो ये कितना हो गया, cot इनवर्स -1, फिर प्लस ये हो गया cot इनवर्स 1 माइनस ऑफ cot इनवर्स 1/0 प्लस, ठीक। 1/0 माइनस का मतलब हो गया -∞, 1/0 इन्फिनिटी लेकिन माइनस, तो -∞। सो cot इनवर्स -∞, मतलब cot इनवर्स के अंदर आपने इनपुट -∞ दिया, तो आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आप क्या लिखोगे, पाई, है ना। ये भी कई लोग को गलती होती है, ये गलती नहीं होना चाहिए। ये कितना हो गया, cot इनवर्स -1, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 3π/4, ये हो गया हमारे पास cot इनवर्स 1 π/4, cot इनवर्स 1/0 इन्फिनिटी, cot इनवर्स के अंदर इनपुट इन्फिनिटी, तो आउटपुट कहाँ जा रहा है, 0 को जा रहा है। तो बस हो गया यहाँ पर, ये कितना हो गया भाई, π/4, ये हो गया π/4। तो आपका आंसर वापस कैसा आ गया, देखने में तो वैसा ही आ गया जैसे पहले था, π/2, है ना, लेकिन बस साइन का थोड़ा फर्क पड़ा, पहले -π/2 था, अभी π/2 है ना। π/2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये जो चीज़ अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में की, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, है ना, तो आपको इसको कहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे जहाँ पे fx क्या हो रहा है, आपका नॉन डेरिवेबल है या फिर डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है। डिसकॉन्टीन्यूस की वजह से नॉन डेरिवेबल हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो हाउएवर इफ fx इज डिसकॉन्टीन्यूस इन a to b एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू a to b, तो आपको उस पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे अभी अपन ने क्या था ना, 0 पर 0 माइनस 0 प्लस, वैसे ही लिखा है c माइनस c प्लस, है ना, ईजी है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको कैलकुलेशन ईजी करने में बहुत हेल्प करते हैं ना। तो याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, और याद नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैं आपको वही बोलूँगा कि आप याद ही करो। क्या है, 0 to π/2 sin x, 0 to π/2 cos x, दोनों का आंसर कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर
इसको अगर देखना है तो निकाल सकते हो, साइन का इंटीग्रल कॉस सॉरी माइनस कॉस, फिर 0 से π/2 लिमिट रखा, आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी भास्कर, हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड है साइन स्क्वायर, थर्ड है साइन क्यूब, चौथा है साइन पावर 4। साइन स्क्वायर को निकालना है तो 1 माइनस कॉस 2x/2, फिर इंटीग्रेट कर दिया। साइन क्यूब ये अपन ने वैसे सीखे भी है ना, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन पावर 4, ये अपन ने इनडेफिनिट में सारी चीज़ें सीखी है चारों। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से π/2 के लिए अपन ने डायरेक्ट रिजल्ट याद किया है, क्या है 1 π/4, 2/3, 3π/16। ठीक है, पाई वाली चीज़ ऑल्टरनेट आ रही है ना, पहले से बिना पाई वाला, फिर पाई वाला, बिना पाई वाला, फिर पाई वाला। 1 π/4, 2/3, 3π/16 है ना। प्रूविंग के लिए आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली ये रिजल्ट याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने ये कर लिया। वॉलिस फार्मूला जो है वो अपन देखेंगे, इसमें क्या बोलते हैं, डेफिनेट में आएगा, डोंट वरी। अगला है, अगला बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है यहाँ पर। तो इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है ना, ये देखते हैं। फिलहाल मैं ये बता दूं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या बोल रहा है, अब ये देखो, f और g दो फंक्शन है आपके पास, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक, सेकेंड थिंग, जो आपको गिवन फॉर्म है, मान लो जो गिवन इंटीग्रल है वो कुछ आपको इस टाइप का दिया हुआ है। तो हमने क्या देखा कि यार ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, और इस फंक्शन में अगर मैं a पुट करता हूँ तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, c। एंड अगर आप इस फंक्शन में इनपुट b रखते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, d। तो इस पूरे इंटीग्रल का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, अपर लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको प्रूविंग करने के लिए आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, है ना, लेकिन प्रूविंग उतना काम का नहीं है। प्रूविंग बहुत इजी भी है भाई, एक दूसरे के इन्वर्स है तो फॉग इक्वल टू क्या होता है, गॉफ, और वो क्या होता है, एक्स। ये अपन ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, फॉग एक्स इक्वल टू एक्स, गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, या फिर फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू एक्स, कहीं पे अगर दिख जाए तो अपन बोल देते हैं एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो रख सकते हो कि y को आप क्या रख दो, यहाँ से एफ एक्स रख दो, गॉफ एक्स बनेगा, गॉफ एक्स को x रखो, मतलब यहाँ से अपन प्रूविंग कर सकते हैं। प्रूविंग पे अभी अपन नहीं जा रहे, आपको ये एज ए रिजल्ट पता होना चाहिए। क्या आपको ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हों। सेकेंड थिंग, ये लिमिट यहाँ रखा तो ये बन जाए, ये लिमिट यहाँ रखा तो ये बन जाए, तो ऊपर वाले लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हेलो सृष्टि, क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा भाई क्वेश्चन आपके सामने। कई बार है ना लिमिट्स के साथ क्वेश्चन में छेड़छाड़ कर दी जाती है, मतलब एक्चुअली एकदम ऐसा ही नहीं दिया जाता, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, तो कई बार अपने को फॉर्म भी करना पड़ता है। फिलहाल तो अभी ये क्वेश्चन करो, देखते हैं कितना आंसर आता है। यस, मयंक का कुछ आंसर आ गया, देखते हैं। लेकिन भाई सीधा आंसर लिखने से पहले एक बार चेक भी करो, क्या एक दूसरे के इन्वर्स हैं क्या, या फिर इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है क्या, इस टाइप से, है ना, उसको एक बार चेक भी तो करो।
चलो शशि का भी बोलना है मयंक इज़ राइट, मतलब आपका आंसर भी वही है, मयंक का आ गया। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। विक्रम का बोलना है सर एक दूसरे के इन्वर्स ही हैं, अगर दो को अंदर कर दें तो। देखते हैं अभी भाई, इन्वर्स निकालना अपन ने सीखा हुआ है ना, ये सीखा हुआ है अपन ने ऑलरेडी, फंक्शन चैप्टर में सीखा हुआ है, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, है ना। चलो तो बाकी लोग आई थिंक सॉल्व कर रहे हैं अभी। मैं चाहता हूँ कि सबका आंसर आ जाए यार, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन को आप ऐसा देखो कि अगर आपने जस्ट पहले ये आपको पता ना हो तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इजी है क्या? मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तब। यस, हेलो काजल। दीपक का भी आ गया e टू द पावर रूट e पावर x। x कहाँ से आ गया यार? इसका आंसर तो x के टर्म में आएगा ही नहीं। विक्रम का भी कुछ आ रहा है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर आप देखो भाई, पहले तो क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो सॉल्व होने लायक है ही नहीं। e की पावर रूट ओवर e की पावर x dx, ये क्वेश्चन तो सॉल्व होने लायक है ही नहीं, है ना। ये तो देख के समझ आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अपने को कुछ और माइंड चलाना ही पड़ेगा। दो दो इंटीग्रल भी लिखे हैं, तो एक बार तो आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे ज़ीरो यहाँ पे रखा तो e की पावर 0 1 e आया, है ना। 1 ये रखा तो e की पावर रूट e आ रहा है, तो काइंड ऑफ देखने में वैसा ही लग रहा है जो अपन ने अभी पढ़ा। बस ये चेक करना बाकी है कि ये इसका इन्वर्स निकाल ले तो ये आ रहा है क्या, या फिर इसका इन्वर्स निकाल ले तो ये आ रहा है क्या, है ना। आप उल्टा भी देख सकते हो, ई रखोगे तो ये आना चाहिए, ये रखोगे तो ये आना चाहिए, ना। फिर उल्टा भी आप देख सकते हो। तो ई की पावर रूट ओवर ई की पावर एक्स का एक बार अपने को इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो लेट y इक्वल टू क्या है, ई की पावर रूट ई की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर इसको log ले लो दोनों तरफ, ln y इक्वल टू कितना आ गया, ये रूट ई की पावर x। स्क्वायरिंग कर दोगे तो ln y स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर x। फिर से आपने अगर log लिया तो ये क्या हो गया, ln y होल स्क्वायर इक्वल टू x हो गया। ये 2 आ गया x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो 2 ln ऑफ ln x इक्वल टू y, वैसा ही लिखा हुआ है 2 ln ऑफ ln x y, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है एक दूसरे के इन्वर्स हैं। लिमिट्स अपन ने चेक कर ही लिए ऑलरेडी, तो अपना जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या हो गया, अपर लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट, ये आंसर हो गया। ई की पावर रूट ई कई लोगों का सही था, बहुत अच्छे। सॉरी सर लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोशिश करो लेट ना हो। जो छूटा है, जिसका जो पार्ट छूटा है वो तो आप बाद में देख लेना फिर आराम से पूरा। फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 3 to 8 साइन ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन का पिछली प्रॉपर्टी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का वही था आंसर पिछला। दीपक कोशिश करो गलत ना हो, है ना। आपके साथ जो फ्रेंड्स होंगे जहाँ पे भी आप पढ़ते हो या जो भी है, तो उनको भी आप लेके आया करो सेशन में। कोशिश करो कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने का, है ना, कि आप भी आंसर कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी आंसर कर रहा है, हाँ, इस टाइप से। हेलो अविनाश। यस, मयंक का कुछ आंसर आ रहा है 2 cos 2 माइनस cos 3। विक्रम का भी आ रहा है 2 cos 2 माइनस cos 3। बहुत बढ़िया, देखते हैं आंसर अभी क्या आता है। दो लोगों का सेम आ रहा है, तो आई होप कि यही आंसर होगा। करें सॉल्व।
विक्रम ने बोला सर x+1 को t² रख दें। बहुत अच्छा, बहुत सही किया आपने, बिल्कुल x+1 को t² रख देने से आंसर आ जाएगा, या फिर अपन बोले कि √x+1 को t रख देने से आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हिंट भी हो गया बाकी लोगों के लिए। तो जिससे इसका नहीं आ रहा है क्या करो, √x+1 को t रखो, अपने आप आंसर चमकता हुआ नज़र आएगा। भास्कर का भी आ गया, बढ़िया। कर लेते हैं सॉल्व, है ना, मेरे को लगता है कर ही लेते हैं फिर तो सॉल्व। ये देखो भाई, √x+1 t चिपका दो इसको, या फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी t², एक ही बात है। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2 √x+1 dx, कितना हो गया भाई, dt, बहुत है, बढ़िया। तो ये हो गया हमारे पास dt इंटू 2, तो दिस इज dx अपॉन दिस dt इंटू 2, dt इंटू 2 को बाहर लिख दो। ये क्या हो गया, sin t। अरे क्वेश्चन ही ख़त्म, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया अब तो, ना। बस गलती मत करना है यहाँ पे लिमिट लगाने में, ना। लिमिट ये वाली मत रख देना 3 से 8, क्या आएगी, 3 रखोगे यहाँ पे तो 4 2 आएगा, और 8 अगर रखोगे यहाँ पे 8 9 3 आएगा, है ना। हाँ, लिमिट्स सही बताया विक्रम आपने। तो लिमिट्स 2 से 3, ख़त्म हो गया भाई क्वेश्चन। 2 टाइम्स साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, कहाँ से कहाँ, 2 से 3, तो ये हो गया 2 माइनस कॉस 3 प्लस कॉस 2, 2 cos 2 माइनस कॉस 3, ये लो भाई, गलत हो गया इसका मतलब कुछ लोगों का, सॉरी भास्कर का थोड़ा गड़बड़ हो गया। दिस इज योर आंसर इज cos 2 माइनस कॉस 3, है ना। cos 3 माइनस cos 2 नहीं होगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस नहीं है, ठीक है। तो ये गलती हो गया होगा मुझे लगता है। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। जयंत सर लिमिट चेंज कैसे हो गया, जयंत आप ऐसा देखो ना, यहाँ पे अपन लिमिट किसके लिए रखना है, t के रिस्पेक्ट में रखना है ना। तो t की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे x कितना था 3, x 3 था तो t कितना है 2, x 8 है तो t कितना आया 3, ठीक है। दीपक का भी सही आंसर है। हाँ, अगला क्वेश्चन कर दो भाई। जीरो टू 1 माइनस ई की पावर -2, मतलब वो 1/e² काइंड ऑफ लिखा हुआ है। यस, मयंक का आंसर आ रहा है 2, देखते हैं आंसर। भास्कर का -2, अरे यहीं पे मिस मैच हो गया, एक का 2 आ रहा है, एक का -2 आ रहा है। चेक करो भाई अपने अपने आंसर है ना, प्लस माइनस का लफड़ा ला दिया। सोहम बोल रहा है सर -2 कंफर्म, देखते हैं। विक्रम -2, चलो भाई सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ln x का डेरिवेटिव 1/x काइंड ऑफ आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि हम लोग ln -t को कुछ ले लेते हैं, t तो है ही सही, कुछ और ले लो, u ले लो, है ना। तो इसका डेरिवेटिव 1/1 - t, अंदर वाले का डेरिवेटिव -1 dt, ये कितना हो गया du, ठीक है। तो ये इंटीग्रल आपके पास क्या बन गया, ये इंटीग्रल बन गया, ये चीज़ हो गया u, और 1/1 - t dt, ये हो गया -du, ये हो गया -du। अच्छा, अब अपने को u के रेस्पेक्ट में लिमिट लिखनी है यहाँ पे, तो u की वैल्यूज़ अपने को लिखना पड़ेगा। t अपने को कितना था, 0 था t की लोअर लिमिट, तो t 0 होने पर ln 1 u कितना आ गया 0,
बहुत ही बढ़िया। ये है 1 बाय, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पे रखें अगर अपन ln 1 माइनस ऑफ t कितना है हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, तो u कितना आएगा, यहाँ से u मैंने निकाला तो ये 1 चला गया, ये हो गया ln 1 बाय ई स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ln e टू द पावर माइनस टू आगे आ गया तो कितना हो गया -2 ln e 1 बन गया, तो दिस इज u है ना। तो ये अपर लिमिट है, u की अपर लिमिट क्या है -2, ठीक है। अब आ जाएगा मेरे हिसाब से आंसर -u²/2 और ये है 0 to -2, कितना हो गया ये माइनस टाइम्स ऑफ -2 रखा तो अपन ने 4/2 -0, हाँ भाई -2। सो हम सही बोल रहा था कि सर कंफर्म है -2 आएगा। विक्रम का भी सही है और भास्कर का सही है, कुछ लोगों का 2 था, तो चेक योर आंसर्स। -2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा है, मतलब कई सारी चीज़ें देख लिया आज अपन ने, डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर में कई सारी चीज़ें देख ली। कुछ लोगों ने हो सकता था पढ़ी हुई थी, कुछ लोगों के लिए नहीं थी, है ना। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा उनके लिए तो काफ़ी कुछ नया था। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास ये क्वेश्चन, है ना। अपन है ना इन क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है 0 to 1 x e की पावर x dx, और सेकंड है हमारे पास 0 to 2 पाई 1/5 - 2 cos x dx, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सेकंड वाला। ये होमवर्क मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आप अपना आराम से टाइम लेके आप अपना सॉल्व करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। पिछला वाला क्वेश्चन तो सिंपली बाई पार्ट्स में कुछ लोग गलती कर देते हैं, वो गलती ना हो इसलिए बताने के लिए बस ये बताया है ना। तो ये क्वेश्चन भी अपन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और यहाँ पर है हमारे पास 0 to 2 पाई दिस वन, ठीक है। तो ये वाला भी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हाँ PYQ भी तो लिया था हमने दीपक, है ना, पिछली क्लास में। ये PYQ आप करते रहो जो भी है ना, बाकी अपन रिवीजन के तौर पे करेंगे जेई के क्वेश्चंस, तो डोंट वरी। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।